हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। आज मैं आपको एक ऐसी हैरत अंगेज और अनोखी बैंक रॉबरी की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसमें चोर ने ना तो किसी को बंदी बनाया बैंक लूटने के लिए और ना ही किसी सुरंग का इस्तेमाल किया भागने के लिए, बल्कि इस चोर ने ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करके बैंक से $240 मिलियन लूट लिए। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि इतनी बड़ी लूट को अंजाम देने के बाद भी इस चोर ने एक बहुत आलीशान ज़िंदगी गुजारी और कभी पकड़ा नहीं गया। इस चोरी को दुबई की सबसे बड़ी और सबसे परफेक्ट रॉबरी कहा जाने लगा, जिसकी वजह से एक बैंक बंद होने की कगार पर आकर खड़ा हो गया और एमिरेट्स गवर्नमेंट ने इस चोर को पकड़ने के लिए यूएस गवर्नमेंट की मदद भी ली, मगर इस चोर को पकड़ने में नाकाम रही। तो आखिर कौन था ये चोर, कैसे इसने इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया और क्यों ये कभी पकड़ा नहीं गया, ये अपने आप में बहुत हैरत अंगेज और रोमांचक है। इस चोरी के मास्टरमाइंड का नाम था बबानी सिसोको, जो वेस्ट अफ्रीका के शहर माली का रहने वाला था। कहानी शुरू होती है सन 1995 से, जब सिसोको बिजनेस वीज़ा पर दुबई जाता है घूमने के लिए। ये वो वक्त था जब दुबई गवर्नमेंट अपने देश में टूरिज़्म को बढ़ावा दे रही थी और चाहती थी कि दुनिया के हर कोने से लोग आकर दुबई में बिजनेस करें। सिसोको भी दुबई की चमक धमक और चकाचौंध देखकर बहुत प्रभावित होता है और तब उसके दिमाग में ठगी का वो अनोखा आइडिया आता है जिसने पूरी दुबई गवर्नमेंट को हिला कर रख दिया। अपनी इस ठगी और लूट को अंजाम देने के लिए सिसोको एक सुबह दुबई के एक बैंक पहुंचता है, जिसका नाम था दुबई इस्लामिक बैंक। ये बैंक दुबई के सबसे बड़े बैंकों में से एक था, जिसकी दुबई के हर शहर में ब्रांच थी। सुबह का वक्त होने की वजह से बैंक के सारे एम्प्लॉय अपने अपने कामों में व्यस्त थे कि तभी सिसोको बैंक के काउंटर पर पहुंचता है और कहता है कि उसे बैंक मैनेजर से मिलना है, जिसका नाम था मोहम्मद अय्यूब। काउंटर पर बैठा एम्प्लॉय बार बार सिसोको से पूछता है कि उसे मैनेजर से क्या काम है, मगर सिसोको उससे कहता है कि वो मैनेजर से मिलकर ही उससे बात करेगा। चूँकि दुबई के बैंक्स में बैंक मैनेजर की पोस्ट एक हाई प्रोफाइल रैंक होता है, इसीलिए बैंक मैनेजर से मिलने के लिए पहले उनका अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। चूँकि सिसोको के पास कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं था और वो बार बार बैंक मैनेजर से मिलने की ज़िद करने लगता है, ये बात बैंक के एम्प्लॉयज़ को बहुत खटकने लगती है। मगर सिसोको के बार बार ज़िद करने पर उसकी मीटिंग बैंक मैनेजर से फिक्स करवा दी जाती है, जो आधे घंटे बाद होने वाली थी। सिसोको से मिलते ही बैंक मैनेजर उससे पूछता है कि वो उससे क्यों मिलना चाहता था, जिसके जवाब में सिसोको उससे कहता है कि उसे कार लोन चाहिए है। चूँकि कार लोन लेने के लिए कोई जॉब या कोई इनकम का होना बहुत ज़रूरी था और सिसोको, जो कि ना तो दुबई का रहने वाला था और यहाँ अभी अभी आया था, इसीलिए बैंक मैनेजर उसे कार लोन देने के लिए मना कर देता है। मगर सिसोको किसी तरह उस बैंक मैनेजर को अपनी बातों में फंसा लेता है और कार लोन लेने के लिए राज़ी कर लेता है। इस मीटिंग के बाद सिसोको बैंक मैनेजर का शुक्रिया अदा करता है और अपने घर पर उसे डिनर के लिए बुलाता है। पहले तो बैंक मैनेजर इस डिनर इनविटेशन के लिए तैयार नहीं होता, मगर जब सिसोको उससे कहता है कि वो उसे अपने घर पर कुछ ऐसा दिखाने वाला है जो उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, तब बैंक मैनेजर इस डिनर इनविटेशन के लिए राज़ी हो जाता है। ये बात सुनने के बाद बैंक मैनेजर अय्यूब की दिलचस्पी बढ़ती ही जा रही थी कि आखिर सिसोको उसे ऐसा क्या दिखाने वाला है, और आखिरकार वो उस रात सिसोको के घर डिनर के लिए पहुँच जाता है। बैंक मैनेजर जैसे ही सिसोको के घर पहुंचता है, सिसोको उसका वेलकम करता है और कुछ देर बातचीत करने के बाद सिसोको उसे एक कमरे में ले जाता है, जिसमें काफ़ी अंधेरा था और वो पूरी तरह धुएं और कुछ सामान से भरा हुआ था। ये देख बैंक मैनेजर अय्यूब बहुत घबरा जाता है और तभी सिसोको उससे कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनने के बाद अय्यूब को अपने कानों पर यकीन नहीं होता। सिसोको अय्यूब से कहता है कि वो एक जादूगर है जो जिन का इस्तेमाल करके पैसों को डबल करता है। इसका मतलब था कि उसे जो भी पैसे दिए जाएं वो उन्हें डबल करके दे देगा। अय्यूब सिसोको की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था और उस कमरे का माहौल भी उसे ये सोचने पर मजबूर कर रहा था क्या सिसोको की बातों में कोई सच्चाई है। और अपने इस डाउट को क्लियर करने के लिए अय्यूब अपने एक रिश्तेदार से 1 लाख दिरहम लाने के लिए कहता है। ये पैसे आते ही अय्यूब इन पैसों को सिसोको को दे देता है और वो दोनों उस अंधेरे और धुएं से भरे कमरे के अंदर चले जाते हैं, जो देखने में बिल्कुल किसी जादूगर के कमरे जैसा लग रहा था। अंदर जाने के बाद सिसोको उन पैसों को लेकर उस कमरे के बीचों बीच बैठ जाता है और कुछ ही देर में उस कमरे के अंदर एक म्यूज़िक बजने लगता है, जिसके बाद सिसोको वहाँ जलते कोयले में कुछ फेंकने लगता है, जिसके बाद उस कमरे में धुआं और ज़्यादा बढ़ जाता है। इस बढ़ते धुएं के साथ साथ सिसोको कुछ मंत्र पढ़ने लगता है और अपनी बॉडी को दाएं बाएं हिलाने लगता है। बैंक मैनेजर अय्यूब वहीं खड़े ये सब कुछ देख ही रहा था कि अचानक उस पूरे घर की लाइट चली जाती है और तभी उस कमरे के बराबर वाले कमरे से एक बहुत तेज़ आवाज़ आती है। ये आवाज़ बराबर वाले कमरे का दरवाज़ा खुलने की थी, जिसमें से एक आदमी ये चीखते हुए बाहर की तरफ भागता है कि उस पर जिन ने हमला कर दिया है। ये देख बैंक मैनेजर अय्यूब हक्का बक्का रह जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे।
अयूब को हक्का बक्का देख सिसोको बहुत ज़ोर से हंसता है और कहता है कि जिन से काम कराने में इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं और शायद जिन अयूब के यहाँ होने से नाखुश है, इसीलिए सिसोको अयूब से कहता है कि वो थोड़ी देर के लिए फ्लैट से बाहर चला जाए और जब पैसे डबल हो जाएंगे तो वो उसे अंदर बुला लेगा। अब अयूब सिसोको के फ्लैट के बाहर खड़े होकर इंतज़ार करने लगता है, जहां उसे म्यूज़िक, अंदर होने वाली उठापटक, दरवाजे के नीचे से आने वाला धुआं और लाइट साफ सुनाई और दिखाई दे रहा था। कुछ ही देर बाद अंदर से आने वाली आवाज़ें और लाइट्स बंद हो जाती हैं, जिसके बाद उस फ्लैट का दरवाज़ा खुलता है। फ्लैट के दरवाजे पर सिसोको खड़ा था और वो अयूब को उसी कमरे के अंदर आने के लिए कहता है। अंदर जाने के बाद अयूब देखता है कि पूरा कमरा धुएं से भरा हुआ है और तभी उसकी नज़र एक टेबल पर पड़ती है जिस पर बहुत सारे पैसे रखे हुए थे। सिसोको उस टेबल की तरफ इशारा करते हुए अयूब से कहता है, ये रहे आपके डबल किए हुए पैसे। आपने मुझे 1 लाख दिरहम दिए थे और अब ये 2 लाख दिरहम हो चुके हैं। ये देख अयूब को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और जब वो उन पैसों को गिनता है तो वो 2 लाख दिरहम ही निकलते हैं, जो उसकी दी हुई रकम का दोगुना था। पैसे डबल होने के बाद बैंक मैनेजर अयूब को इस बात का यकीन हो गया कि सिसोको सच में एक जादूगर है जो पैसे डबल कर सकता है। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि उन दिनों अफ्रीका के ठग सबसे ज़्यादा इसी स्कैम का इस्तेमाल किया करते थे लोगों को ठगने के लिए, और सिसोको ने भी एक आदमी के साथ मिलकर एक ऐसा ही जाल बिछाया था जिसमें वो पूरी तरह फंस गया था। अब अयूब को लगने लगता है कि वो सिसोको को जितने ज़्यादा पैसे देगा उसे उतने ही ज़्यादा पैसे डबल होकर मिलेंगे, और इसी वजह से उसने सिसोको के लिए उसी बैंक में एक अकाउंट खोला जिसमें वो लगातार पैसे ट्रांसफ़र करने लगा। ये कहानी यहाँ से एक बहुत हैरत अंगेज़ और बेतुका मोड़ लेती है, क्योंकि लगातार पैसे ट्रांसफ़र करने के बाद भी ये पैसे अयूब को डबल होकर नहीं मिल रहे थे। सन 1995 से सन 1998 के बीच अयूब ने कुल 183 ट्रांसफ़र सिसोको के अकाउंट में किए, जिसकी कीमत थी $240 मिलियन, मगर ये पैसे अयूब को कभी वापस मिले ही नहीं। इस पूरे स्कैम में कई ऐसे सवाल और कई थ्योरीज सामने आई जिसने दुबई के पूरे बैंकिंग सिस्टम और वहाँ की गवर्नमेंट को हिला कर रख दिया। सबसे पहला सवाल ये था कि जब अयूब को पैसे डबल होकर नहीं मिल रहे थे तो आखिर वो 3 साल तक सिसोको के अकाउंट में पैसे क्यों ट्रांसफ़र करता रहा। हालांकि इस सवाल का कोई पुख्ता जवाब सामने नहीं आया, मगर कई लोगों ने इस बारे में अलग अलग थ्योरीज बनाई। कुछ लोगों का ये मानना था कि सिसोको एक स्कैमर नहीं बल्कि एक जादूगर था जिसने अपने जादू से अयूब को अपने वश में कर लिया था और इसी वजह से वो सिसोको के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करता रहा। दूसरी थ्योरी ये सामने आई कि बैंक मैनेजर अयूब सिसोको से डर गया था क्योंकि वो जादूगर था और उसे ये डर था कि वो उसे या उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए वो सिसोको के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करता रहा। तीसरी थ्योरी ये सामने आई कि शायद सिसोको पहले ट्रांसफ़र के बाद अयूब को ब्लैकमेल करने लगा हो कि अगर उसने पैसे ट्रांसफ़र करने रोके तो वो बैंक मैनेजर अयूब को एक्सपोज कर देगा कि उसने बिना किसी को बताए पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। दूसरा सवाल ये आता है कि 3 सालों तक इतनी बड़ी रकम बैंक से कैसे ट्रांसफ़र की गई, वो भी बिना किसी को शक हुए और बिना किसी को कुछ पता चले। हालांकि बैंक मैनेजर के पास ज़रूरी डिसीजंस लेने के लिए सभी पावर्स मौजूद थीं, मगर फिर भी रूटीन ऑडिट्स में इतने बड़े ट्रांसफ़र बैंक अकाउंटेंट की नज़रों से कैसे बचे रहे, वो भी तब जब ये ट्रांसफ़र 3 साल तक किए गए हों। चूँकि ये सन 1995 की बात है तो ये माना जा सकता है कि उस वक्त बैंकिंग सिस्टम और अकाउंटिंग सिस्टम इतने एडवांस नहीं थे जितने कि आज हैं, मगर ये थ्योरी बिल्कुल गलत है क्योंकि इस स्कैम में ट्रांसफ़र की गई रकम इतनी बड़ी थी कि इसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन था। सन 1995 में इस ठगी को अंजाम देने के बाद सिसोको दुबई से वापस अपने शहर माली चला जाता है, जहां वो अपने गांव डेबिया में कुछ महीने गुजारता है। डेबिया एक बहुत ही गरीब गांव था जहां लोग बहुत गरीबी और भुखमरी का शिकार थे। अब सिसोको वहां के गरीबों में खाना, कपड़े और पैसे बांटने लगा और साथ ही साथ उसने वहां कई प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए जिनमें सड़कें, मकान और पानी की टंकी शामिल थी। सिसोको के इस दान और प्रोजेक्ट्स की वजह से डेबिया के हालात सुधरने लगे और वहाँ के लोग उसे एक मसीहा के तौर पर देखने लगे, जिसकी वजह से लोग उसे बहुत मानने लगे और उसकी बहुत इज्जत करने लगे। डेबिया में कुछ महीने गुजारने के बाद सिसोको फैसला करता है कि वो न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाएगा। सिसोको न्यूयॉर्क में इसीलिए शिफ्ट होना चाहता था क्योंकि दुबई में अपने अकाउंट में हो रहे ट्रांसफ़र्स को वो यहाँ अकाउंट खोलकर अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सके और एक आलीशान ज़िंदगी जी सके। न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद सिसोको सिटी बैंक में अपना अकाउंट खोलता है और अपनी दौलत की चमक धमक दिखाकर वहां की एक एम्प्लॉय को अपने साथ शादी करने के लिए राज़ी कर लेता है। हालांकि वो एम्प्लॉय ये बात बहुत अच्छी तरह जानती थी कि सिसोको की अफ्रीका में और भी बीवियां हैं, मगर वो सिसोको की बेशुमार दौलत देखकर उससे शादी करने को राज़ी हो जाती है। सिसोको इतना शातिर और चालाक था कि उसने इस बैंक एम्प्लॉय से शादी भी अपने फ़ायदे के लिए ही की थी, ताकि वो उसका इस्तेमाल करके अपने सारे पैसों को दुबई के अकाउंट से न्यूयॉर्क के सिटी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सके, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही।
सिसोको ने लगभग $100 मिलियन न्यूयॉर्क में अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए, जिसमें उसकी मदद उस बैंक एम्प्लॉय ने की जो अब उसकी बीवी बन चुकी थी। सिसोको की बीवी ने सारे ट्रांजैक्शंस खुद हैंडल किए, जिसकी वजह से इतनी बड़ी रकम बहुत आसानी से दुबई से अमेरिका ट्रांसफ़र हो गई, जिसके बदले सिसोको ने अपनी बीवी को $5 मिलियन भी दिए। ये पैसे अमेरिका में ट्रांसफ़र होते ही सिसोको एक बहुत ही आलीशान ज़िंदगी जीना शुरू कर देता है और वो अब हर उस चीज़ को ख़रीदना शुरू करता है जिसके उसने हमेशा सपने देखे थे। उसने इन पैसों से अपने लिए विलास खरीदे, स्पोर्ट्स कार खरीदी और यहाँ तक कि कुछ सेकेंड हैंड प्लेन्स खरीद कर एक एयरलाइंस भी शुरू की, जिसका नाम उसने डेबिया एयरलाइंस रखा, जो उसके गांव का नाम था। इस एयरलाइंस को शुरू करने के लिए उसने 2 सेकेंड हैंड बोइंग 727 प्लेन्स खरीदे, जिसमें लगभग 180 पैसेंजर्स बैठ सकते थे। सिसोको का सपना था कि वो इसे एक बहुत बड़ी एयरलाइंस कंपनी बनाए, मगर चूंकि उसे अपनी एयरलाइंस के लिए पैसेंजर्स ही नहीं मिल रहे थे, जिसकी वजह से उसके प्लेन अक्सर एयरपोर्ट पर ही खड़े रहते थे और यही वो वजह थी कि उसे अपनी एयरलाइंस बंद करनी पड़ी। उधर बैंक मैनेजर अयूब भी सिसोको के अकाउंट में लगातार पैसे ट्रांसफ़र करता रहा और तब आता है जुलाई सन 1996। ये वो साल था जब सिसोको अमेरिकन पुलिस के हाथ तो लगता है, मगर अपने पैसों और पावर के दम पर वो यहाँ भी बच निकलता है। सन 1996 में सिसोको यूएस मिलिट्री के 2 पुराने हेलीकॉप्टर्स खरीदने के लिए रिक्वेस्ट डालता है। सिसोको से जब हेलीकॉप्टर्स खरीदने की वजह पूछी गई तो उसने बताया कि वो इन हेलीकॉप्टर को एयर एम्बुलेंस की तरह इस्तेमाल करेगा, जिससे वो अपने गांव में ज़ख्मी और बीमार लोगों का इलाज के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। मगर यूएस गवर्नमेंट सिसोको की इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि उन्हें शक होने लगता है कि सिसोको झूठ बोल रहा है और वो इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल ड्रग ट्रैफिकिंग और आर्म्स ट्रैफिकिंग के लिए कर सकता है, जिसकी वजह से यूएस मिलिट्री की इमेज ख़राब हो सकती है। ये देख सिसोको अपने एक साथी के जरिए यूएस मिलिट्री के ऑफिसर को $30,000 की रिश्वत ऑफर करता है, मगर ये दांव उल्टा सिसोको पर ही भारी पड़ जाता है। बदकिस्मती से वो ऑफिसर ईमानदार निकलता है और वो इस रिश्वत की खबर अपने सीनियर्स को दे देता है, जिसके बाद सिसोको की गिरफ्तारी का वारंट निकलता है और पुलिस उसे ढूंढने लगती है। चूँकि सिसोको उस वक्त अमेरिका में मौजूद नहीं था, इसलिए यूएस गवर्नमेंट उसे गिरफ्तार करने के लिए इंटरनेशनल वारंट जारी करती है। वारंट जारी होने के कुछ ही दिन बाद सिसोको को स्विट्ज़रलैंड के शहर जिनीवा में गिरफ्तार कर उसे वहाँ की जेल में डाल दिया जाता है। जेल में डालने के बाद स्विट्ज़रलैंड गवर्नमेंट उसे यूएस गवर्नमेंट को सौंपने की तैयारी करने लगती है और इसी दौरान सिसोको अमेरिका के लॉयर थॉमस स्पेंसर को हायर कर लेता है अपना केस लड़ने के लिए। सिसोको थॉमस से कहता है कि वो उससे जिनेवा की जेल में आकर मिले ताकि वो उससे केस के बारे में बात कर सके। जिनेवा पहुंचने के बाद थॉमस जेल में सिसोको से मुलाकात करता है, जहां वो दोनों केस और लीगल प्रोसीजर्स को डिस्कस करते हैं और महज कुछ ही दिनों बाद सिसोको को स्विट्ज़रलैंड से अमेरिका डिपोर्ट कर दिया जाता है। अब सिसोको गिरफ्तार होकर मायामी फ्लोरिडा पहुंच चुका था, जहां उस पर रिश्वत देने का केस ट्रायल शुरू होने वाला था। सिसोको के लॉयर थॉमस की सबसे पहली कोशिश ये थी कि वो किसी भी तरह सिसोको को बेल पर बाहर निकाल ले, ताकि ट्रायल होने तक उसे जेल में न रहना पड़े। हालांकि ऑपोजिशन लॉयर बार बार बेल को खारिज करने की मांग पर जोर दे रहा था, क्योंकि उसका ये मानना था कि अगर सिसोको को बेल मिल गई तो वो अमेरिका छोड़कर भाग जाएगा। मगर अपने पैसे और कनेक्शन के दम पर सिसोको बेल पाने में कामयाब हो जाता है। बेल की सुनवाई के दौरान सिसोको का लॉयर एक पैतरा आजमाता है। वो कोर्ट में कुछ पॉलिटिशियंस और पावरफुल लोगों को गवाही के लिए लेकर आता है, जिनसे सिसोको ने अपने पैसों के दम पर कनेक्शंस बनाए थे। ये सभी पॉलिटिशियंस और पावरफुल लोग सिसोको की तरफ से ये गवाही देते हैं कि वो एक बहुत इज्जतदार आदमी है और बेल मिलने के बाद वो अमेरिका छोड़कर नहीं भागेगा। उधर जज ने भी कभी कोर्ट में इतने पॉलिटिशियंस और पावरफुल लोगों को एक साथ नहीं देखा था जो किसी की तरफ से गवाही देने आए हों। उधर सिसोको की लीगल टीम भी जज से कहती है कि सिसोको बेल्स के लिए एक अच्छी रकम भरने को तैयार है, जिससे उन्हें यह यकीन हो जाए कि वो देश छोड़कर नहीं भागेगा और ट्रायल के वक्त कोर्ट में मौजूद रहेगा। उधर ऑपोजिशन लॉयर की पूरी टीम भी जज पर सिसोको को बेल ना देने का प्रेशर बना रही थी। अब जज पर एक फ़ैसला लेने का प्रेशर बढ़ने लगता है और तब वो फैसला करता है कि वो इस बेल की कीमत इतनी ज़्यादा रखेगा जो फ्लोरिडा कोर्ट के इतिहास में इससे पहले कभी न रखी गई हो। जज फैसला सुनाते हुए कहता है कि सिसोको को इस बेल के लिए $20 मिलियन चुकाने होंगे, जिसे सुनते ही कोर्ट में बैठे सभी लोग हक्का बक्का रह जाते हैं। जज को लग रहा था कि सिसोको ये कीमत अदा नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उसे बेल नहीं मिल पाएगी, मगर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि सिसोको इस बेल के अमाउंट को पे करने के लिए तैयार हो जाता है। बेल पर रिहा होने के बाद सिसोको ने सबसे पहले अपने लॉयर थॉमस और उसकी टीम को एक कार गिफ्ट की। थॉमस इस बात से बहुत हैरान था, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी क्लाइंट ने उन्हें इतनी महंगी गाड़ियां गिफ्ट की हों, वो भी तब जब ट्रायल अभी बाकी हो। इसी दौरान सिसोको दोबारा अपने महंगे शौक पूरे करना शुरू करता है।
उसके साथ रहने वालों का कहना था कि सिसोको जिस ज्वेलरी शॉप में घुसता वहाँ एक बार में ही $5 लाख तक की खरीदारी कर लेता। कुछ कार शोरूम ओनर्स का कहना था कि सिसोको उनके शोरूम से हर महीने 4 से 5 कारें खरीद रहा था। यहाँ तक कि उसने मियामी में ही 10 से ज़्यादा शादियाँ कर ली और हर बीवी के लिए एक एक फ्लैट खरीदा रहने के लिए। इस सब के दौरान बैंक मैनेजर अयूब अब भी लगातार सिसोको के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करता रहा और साथ ही साथ सिसोको के नाम पर कई क्रेडिट कार्ड्स भी इशू कर दिए जिनमें खर्च करने की कोई लिमिट नहीं थी। इन क्रेडिट कार्ड से होने वाले ट्रांजैक्शंस की वैल्यू को भी अयूब वहीं से कैंसिल कर देता ताकि किसी को कुछ पता न चले कि इन क्रेडिट कार्ड से कितने पैसे खर्च हुए हैं। अयूब ये सब कुछ क्यों और किस लिए कर रहा था, ये अब भी एक सवाल था। क्या वो किसी जादू के वश में था या किसी धमकी से डरा हुआ था? ये एक ऐसा सवाल था जो एक अनसुलझी गुत्थी बनता जा रहा था। उधर अपने ट्रायल से पहले सिसोको को लगने लगता है कि उसे अपनी पब्लिक इमेज और अच्छी करनी होगी जिससे उसे लोगों का सपोर्ट और सिंपैथी मिले और ये चीज़ उसकी कोर्ट में बहुत मदद करेगी और इसीलिए वो मियामी की सड़कों पर बैठे गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने लगा। वो उन्हें खाना, कपड़े और उनकी ज़रूरत के हिसाब से उन्हें पैसे भी देता। ये बात मीडिया वालों ने अपने अखबार में छापनी शुरू कर दी जिसकी वजह से सिसोको की इमेज अब मियामी में अच्छी होने लगी। मार्च 1997 में रिश्वत वाले केस की सुनवाई शुरू होती है। सिसोको का लॉयर उससे कहता है कि वो किसी भी तरह के चार्जेस से कोर्ट में डिनाई कर दे, मगर अपने लॉयर की बात ना मानते हुए वो कोर्ट में अपना जुर्म कबूल लेता है और कोर्ट को बताता है कि उसने यूएस मिलिट्री के ऑफिसर को रिश्वत ऑफर की थी। सिसोको के इस कबूलनामे से उसका लॉयर और पूरी टीम हैरत में पड़ जाती है कि आखिर सिसोको ने ऐसा क्यों किया। सिसोको के लॉयर थॉमस ने उससे पूछा भी कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, मगर सिसोको उसे कोई जवाब नहीं देता। सिसोको के ये जुर्म कबूलने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी और वो वजह ये थी कि अगर सिसोको इस चार्ज को डिनाई कर देता तो कोर्ट में एक लंबी बहस चलती जिसकी वजह से एक केस और लंबा चलता और सिसोको के पास्ट के बारे में और छानबीन की जाती जिसकी वजह से उसके दुबई बैंक फ्रॉड का केस भी सामने आ सकता था जो कि उसके लिए एक बहुत बड़ी और सीरियस प्रॉब्लम बन सकता था। इस कबूलनामे के बाद कोर्ट सिसोको को 43 दिन की सज़ा सुनाता है और साथ ही साथ उस पर $2.5 लाख का जुर्माना भी लगाता है। सज़ा सुनाने के बाद सिसोको को फ्लोरिडा की फेडरल जेल भेज दिया जाता है। अपनी सज़ा में से 22 दिन काटने के बाद कोर्ट उसके सामने एक डील रखती है। डील ये थी कि सिसोको बेघर लोगों के लिए घर खरीदने के लिए गवर्नमेंट को डोनेशन देगा और बदले में वो अपनी सज़ा के बचे हुए दिन अपने घर में हाउस अरेस्ट होकर गुजार सकेगा। सिसोको इस डील के लिए फ़ौरन राज़ी हो जाता है और $1 मिलियन का डोनेशन गवर्नमेंट को दे देता है। इस डोनेशन के बाद सिसोको को उसके ही घर में हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है जहां उसने अपनी सज़ा के बचे हुए दिन पूरे किए। अपनी सज़ा पूरी करते ही सिसोको फ़ौरन अमेरिका छोड़ देता है और वापस अपने शहर माली चला जाता है जहां उसके गांव के लोग बहुत धूमधाम से उसका स्वागत करते हैं। अब साल 1998 आ चुका था और बैंक मैनेजर अयूब अब भी सिसोको के अकाउंट में लगातार पैसे ट्रांसफ़र कर रहा था, मगर सिसोको ने कभी भी इन पैसों को बचाने की कोशिश नहीं की। वो या तो इन पैसों को खुद के ऐशो आराम पर खर्च करता या फिर अपने गांव और लोगों की भलाई के लिए इन पैसों का इस्तेमाल करता। जहां एक तरफ उसके गांव के लोग उसे मसीहा मानने लगे थे, वहीं दूसरी तरफ मियामी के लोगों ने भी उसे रॉबिन हुड का खिताब दे दिया था क्योंकि उसने अपने ट्रायल के दौरान वहां के लोगों की काफ़ी मदद की थी जिसमें उसने कई लाख डॉलर खर्च कर डाले। इसी दौरान सन 1998 में दुबई इस्लामिक बैंक में एक बहुत बड़ी ऑडिट होती है जिसे अंजाम देने के लिए इंग्लैंड से अकाउंटेंट बुलाए गए थे। इस अकाउंट ऑडिट में अकाउंटेंट्स पिछले 5 साल की बैंक ट्रांजैक्शंस को चेक करना शुरू करते हैं जिसमें उन्हें यह पता चलता है कि बैंक से कई $मिलियन गायब हैं जिनकी एंट्रीज का कोई अता पता नहीं है। उधर बैंक मैनेजर अयूब अपने एक कलीग को इस बारे में पहले ही बता चुका था कि कैसे उसने सिसोको नाम के एक जादूगर के अकाउंट में कई $मिलियन ट्रांसफ़र कर दिए हैं इस उम्मीद में कि वो उन्हें डबल कर देगा, मगर उसे आज तक $1 भी वापस नहीं मिला। अयूब का कलीग जब उससे पूछता है कि उसने कुल कितनी रकम ट्रांसफ़र की है, तब अयूब इस रकम को बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाता और एक पेपर पर उस रकम को लिख देता है जिसमें लिखा था 890 मिलियन दिरहम, जो लगभग $240 मिलियन के बराबर थे। ये देखते ही अयूब के कलीग के पैरों तले ज़मीन सरक जाती है और उसे लगने लगता है कि अब ये बैंक डूब जाएगा। यह खबर जैसे ही बाहर फैलनी शुरू हुई, बैंक के कस्टमर्स बैंक के बाहर खड़े होकर प्रोटेस्ट करने लगे और अपने डिपॉजिट किए हुए पैसों को वापस करने की मांग करने लगे। बैंक क्राइसिस और बैंक के कस्टमर्स का बढ़ता प्रोटेस्ट देख दुबई गवर्नमेंट बीच में आने का फैसला करती है। दुबई गवर्नमेंट अगले दिन न्यूज़पेपर में यह खबर छपवाती है कि सब कुछ कंट्रोल में है और उनके डिपॉजिट्स को सेफ रखने की जिम्मेदारी दुबई गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक की है। न्यूज़पेपर में यह भी छपा था कि इस फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और बैंक मैनेजर अयूब को गिरफ्तार कर लिया गया है। चूँकि ये एक प्राइवेट बैंक था, इसीलिए इस फ्रॉड में होने वाले ज़्यादातर नुकसान की भरपाई बैंक ओनर्स ने की
और बाकी बचा नुकसान दुबई गवर्नमेंट ने भरा, जिसके बदले बैंक का एक बड़ा शेयर उन्होंने अपने नाम कर लिया। इस इन्वेस्टिगेशन में सिसोको के न्यूयॉर्क सिटी बैंक अकाउंट के बारे में पता चलते ही दुबई इस्लामिक बैंक सिटी बैंक पर मुकदमा दायर कर देता है। इस मुकदमे में दुबई इस्लामिक बैंक ने सिटी बैंक पर यह इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने अपने बैंक के अकाउंट्स में इतने बड़े अमाउंट ट्रांसफ़र एक्सेप्ट करके मनी लॉन्ड्रिंग करी है और अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए उन्होंने उनसे $151 मांगे। दुबई इस्लामिक बैंक ने अमेरिका में जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हायर की थी, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये पाया कि इस स्कैम से बैंक मैनेजर अय्यूब ने कोई फ़ायदा नहीं उठाया है और ये सारे पैसे सिसोको के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए हैं, जिसमें उसकी मदद एक बैंक एम्प्लॉय ने की है जो उसकी बीवी भी थी। ये पता चलते ही इंटरपोल सिसोको की गिरफ्तारी के लिए इंटरनेशनल वारंट जारी करती है। इसका मतलब था कि अब वो कहीं भी ट्रैवल करेगा तो वो पकड़ा जाएगा, मगर सिसोको ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि माली की किसी भी देश के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है, जिसका साफ मतलब था कि कोई भी दूसरा देश माली से वांटेड क्रिमिनल को अपने देश नहीं ला सकता था, और यही वो वजह थी कि सिसोको माली में ही रह रहा था। सिसोको ने खुद को किसी भी तरह के खतरे से बचाने के लिए एक दांव और खेला। उसने सन 2002 में पार्लियामेंट इलेक्शन का टिकट खरीदा और चूंकि वहाँ के लोग उसे पहले से ही मसीहा मानते थे, इसीलिए वो इलेक्शन बहुत आसानी से जीत गया और मेलन पार्लियामेंट का मेंबर बन गया। हालांकि आगे आने वाले सालों में सिसोको की दौलत बहुत कम हो गई, क्योंकि उसने इन पैसों को खुले हाथों से बहाया था और अब वो लोगों के लिए कुछ कर नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से उसकी शोहरत बहुत कम हो गई और वो सन 2014 में पार्लियामेंट इलेक्शन हार गया। इलेक्शन हारने के बाद वो दोबारा अपने गांव डेबिया चला गया, जहां उसने अपनी बची हुई ज़िंदगी गुजारी। सन 2018 में एक बीबीसी रिपोर्टर सिसोको तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है और उसे इंटरव्यू देने के लिए मना लेती है। सिसोको ने अपनी पूरी ज़िंदगी में बस एक यही इंटरव्यू दिया था, जिसमें उसने कई खुलासे किए। सिसोको ने अपने इंटरव्यू में ये बताया कि एक वक्त में उसके पास बेशुमार दौलत थी, जो लगभग $240 मिलियन के आसपास थी। रिपोर्टर ने जब उससे इन पैसों के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो इन सारे पैसों को खर्च कर चुका है। रिपोर्टर ने दूसरा सवाल करते हुए जब सिसोको से दुबई इस्लामिक बैंक के बारे में पूछा, तब सिसोको ने बताया कि उसकी बातचीत वहाँ के बैंक मैनेजर से बस एक कार लोन को लेकर हुई थी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। रिपोर्टर ने $240 मिलियन और ब्लैक मैजिक के बारे में जब सिसोको से सवाल किया, तब वो बहुत ज़ोर से हंस दिया और कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और अगर वो जादू से पैसे डबल कर सकता तो उसे बैंक लूटने की क्या ज़रूरत, और साथ ही साथ ये भी कहा कि इन्वेस्टिगेशन टीम को बैंक एम्प्लॉय से सवाल करना चाहिए कि इतनी बड़ी रकम आखिर कहाँ चली गई। इस पूरे स्कैम में बैंक मैनेजर अय्यूब, वो बैंक एम्प्लॉय जिससे सिसोको ने शादी की, और सिटी बैंक के 2 और एम्प्लॉय जिन्होंने सिसोको की बीवी का साथ दिया था इन ट्रांसफ़र्स को अंजाम देने में, उन सभी को जेल भेज दिया गया। और ये सवाल हमेशा के लिए एक सवाल बनकर रह गया कि आखिर अय्यूब 3 साल तक सिसोको के अकाउंट में पैसे क्यों ट्रांसफ़र करता रहा, जबकि बदले में उसे एक पैसा भी नहीं मिला। उधर सिसोको ने इतने बड़े स्कैम को अंजाम देने के बाद भी अपनी पूरी ज़िंदगी अपने गांव डेबिया में आज़ादी के साथ गुजारी और सन 2021 में उसकी मौत हो गई। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।